हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल PGMN। हमने स्टार्ट की यहाँ बायो की सीरीज और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर जो है प्लांट वाटर रिलेशन। अभी काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि उन्हें नोट्स चाहिए, रिटन नोट्स चाहिए। तो मेरा एक एडवाइस है बच्चों, अगर आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है जिसमें आपको एग्जाम में थ्योरी में भर भर के लिखना होता है, भर भर के मीन्स अगर आप बायो का पेपर पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स लेने के चांसेस है। सो अगर मैं आपको कोई रिटर्न वाला नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ देन आप लोग आलसी हो जाओगे कि यार चलो ये वीडियो में क्या इतना टाइम पास करना, मैं रीड ही कर लेता हूँ। सो ठीक है, नोट्स जैसे हो सकते हैं वैसे आपको मिल सकते हैं, बट इससे एक बेटर ऑप्शन है कि नोट्स बनाने में आपका टाइम वेस्ट होता है राइटिंग में। सो उससे बेटर है कि आप आपका जो बायो का बुक है इसे ही एक नोट्स की तरह यूज करो। ठीक है, आप बुक में एक अलग अलग कलर के हाइलाइटर्स यूज करो, कुछ स्टिकर्स यूज करो और वहां पे ही नोट्स बनाओ, ताकि अगर आपको कोई चैप्टर रिवाइज करना हो ना तो आप जैसे ही बुक लेते हो वैसे ही करेक्टली जितना भी है उतना आपको रिवाइज हो जाता है, टाइम वेस्ट नहीं होता नोट्स बनाने में। ठीक है, फिर भी अगर आपको चाहिए देन वी कैन प्रोवाइड नोट्स ऑल्सो। ठीक है, चलो अभी विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं प्लांट वाटर रिलेशन। सो बेसिकली इस चैप्टर में आपको क्या स्टडी करना है कि जो प्लांट है ये वाटर को किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर कैसे ऊपर तक जाता है, वो क्या करता है, ये सब बातें। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा है, इसके लिए बोर्ड में आपको 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो जैसे जैसे कोई टॉपिक आता है जिसके ऊपर ऑलरेडी अब तक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, सो मैं आपको उसका रिमाइंडर देते जाने वाली हूँ। और बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, स्टडी कर रहे हो, आप अपना टेक्स्ट बुक अपने साथ रखो, ओपन रखो, आपके पास कलर के पेन, पेंसिल्स और हाइलाइटर्स रखो, ताकि जो कुछ भी पॉइंट यहाँ पे मैं बोलने वाली हूँ वो आप बुक में हाईलाइट करो। राइटिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि अभी आप स्टडी कर रहे हैं। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है राइटिंग के लिए देन आप डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर लेके 3 घंटे का टाइम लगा के उसकी कंप्लीट राइटिंग में प्रैक्टिस करो, बट नोट्स बनाना इसमें आप लोग टाइम वेस्ट करते हो राइटिंग में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जो है प्लांट वाटर रिलेशन। ओके, सो बच्चों पानी क्या है? पानी, वाटर, H2 ये क्या है? ये एक ऐसी चीज, एक ऐसा मीडिया है जिसके कारण इस पृथ्वी पर लिविंग थिंग्स या फिर लिविंग वर्ड आ चुका है। और ऑलमोस्ट जो भी नेचर में प्रेजेंट होता है, जैसे अब हमारी बॉडी भी है और कोई प्लांट है, एनीथिंग, नियर अबाउट 90 to 95% उसमें वाटर का ही कंटेंट होता है। यानी इतना इंपॉर्टेंट वाटर है, अगर वाटर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। और क्या है भाई इस पानी के बारे में बताए हो। अब ये हमें आगे का टॉपिक है जो है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। इसके ऊपर आपको 2 मार्क्स के लिए या फिर एक शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। क्या होते हैं पानी के प्रॉपर्टीज, यानी उसके गुणधर्म क्या होते हैं। तो चलो सबसे पहले जो लाइन है आपको जिसके साथ आंसर की शुरुआत करनी है राइटिंग, वो है वाटर इज द एलिक्सर ऑफ लाइफ। एलिक्सर ऑफ लाइफ यानी अमृत, एलिक्सर को कहा जाता है अमृत। सो पानी को या फिर जल को लाइफ का अमृत कहा गया है। और इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहले कि वाटर जो है एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। सॉल्वेंट का मतलब होता है जिसके अंदर हम एक सोल्यूट ऐड करके एक सॉल्यूशन बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को शरबत बनाना है तो आप लोग दूध में नहीं मिलाने वाले नींबू और शक्कर, आपको चाहिए पानी। यानी ऐसे काफी ऐसे सॉल्यूशन है जिसे बनाने के लिए वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि वाटर एक इनर्ट सब्सटेंस है। इनर्ट का मतलब होता है बच्चों कि वो जनरली और किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए सेफ होता है किसी और चीज के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करने के लिए। अगर वो रिएक्ट करेगा तो दूसरे वाली चीज जो है या फिर दूसरा वाला जो सॉल्यूट है उसके भी प्रॉपर्टी में गड़बड़ कर सकता है। ठीक है, सो वाटर एक इनर्ट सब्सटेंस है, दैट्स व्हाई इसे काफी सब्सटेंस या फिर सॉल्यूट्स के लिए एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है। ठीक है, सॉल्वेंट यूज किया जाता है। और कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? उसके बाद में है अगर प्लांट्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली प्लांट का एक मेन फूड सोर्स होता है वाटर। वाटर एक प्राइमरी सब्सटेंस है, यानी एक शुरुआती सब्सटेंस है जो काफी इसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर में। फोटोसिंथेसिस आप लोगों को पता है, वो फोटोसिंथेसिस ये वो वाली प्रोसीजर है जिसे यूज करके प्लांट अपना खाना बनाते हैं। सो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर एक काफी इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है। ओके, नाउ कुछ आपको टर्म्स दिए गए हैं आपके बुक में, जैसे कि हाई स्पेसिफिक हीट,
हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अभी ये सब टर्म्स क्या है, तो देखो बच्चों, हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए हमें उसको काफी ज्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। यानी अगर पानी को गर्म करना है तो उसको काफी ज्यादा हीट देना पड़ता है। सेकेंड जो है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसमें भी सेम है कि अगर वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना है, यानी वाटर के वेपर्स बनाना है, तब भी आपको काफी हाई अमाउंट ऑफ हीट उसे प्रोवाइड करना पड़ेगी, तभी वाटर जो है ये वेपर में कन्वर्ट होगा। देन जो नेक्स्ट वाला थर्ड टर्म है दैट इज द हाई हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन यानी अगर वाटर को किसी और सब्सटेंस के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं और किसी और सब्सटेंस के साथ उसको फ्यूज करना है, यहाँ पे भी आपको काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करना पड़ती है। और इसका एक रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ये वाटर में प्रेजेंट होती है, यानी जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोजन दैट इज H2O, ठीक है, ये क्या होता है हमारे वाटर का केमिकल फॉर्मूला। अभी इसमें जो ये हाइड्रोजन्स होते हैं, ये हाइड्रोजन अपने आसपास के हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्डिंग बना देते हैं, जिसे कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है काफी स्ट्रांग होती है और इसे ब्रेक करने के लिए काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करना पड़ती है। दैट्स वाई यहाँ पे जो वाटर है इसका हीट ऑफ जितने भी है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन एंड स्पेसिफिक हीट, ये सब ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। चलो ठीक है। और एक बात कि जो वाटर है, वाटर में एडिशन कोएसिव फोर्सेस होते हैं। वाटर जो है कैपिलरी एक्शन शो करता है, यानी इसके साथ अगर कैपिलरी ट्यूब को रख दिया जाए इस वाटर के साथ, तो वाटर एक स्पेसिफिक हाइट तक विदाउट एनी फोर्स कैपिलरी में राइज हो सकता है, यानी ऊपर तक जा सकता है, ठीक है। ये हो जाती है इसके कैपिलरी एक्शन। अभी ये सब जो हमने वाटर के अभी यहाँ तक के जितने भी प्रॉपर्टीज देखे हैं, सो ये सब प्रॉपर्टी एक रीजन है जो कनेक्ट करता है हमारे फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड को। अभी इस चैप्टर में हमें बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर देखने जो आप लोग में भी फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे। उसमें एक स्पेसिफिक वाला जो टर्म है कैपिलरी एक्शन, ये आपको बार बार आने वाला है, ठीक है। सो कैपिलरी एक्शन क्या होता है, आप लोगों ने कैपिलरी देखा होगा, एक काफी थिन ग्लास का ट्यूब होता है। मतलब मुझे आया नहीं इतना अच्छा टॉक करना, बट ये काफी थिन और यूनिफॉर्म ग्लास का ट्यूब होता है जिसके दोनों तरफ की ओपनिंग ओपन ही होती है, यानी दोनों तरफ से ओपन है। इस टाइप का अगर कोई एक ग्लास का रॉड, जिसे कैपिलरी कहा जाता है, अगर इसे हम किसी लिक्विड के या फिर वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं, देन एक स्पेसिफिक हाइट तक हमारा जो वाटर या फिर जो लिक्विड इसके कांटेक्ट में आता है ना बच्चों, ये स्पेसिफिक हाइट तक ऊपर चढ़ जाता है। यानी यहाँ पे जैसे आप लोग स्ट्रॉ यूज करते हो पानी वगैरह या फिर कुछ कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें फोर्स लगाना पड़ता है। मतलब हम उसे सक करते हैं तब उस स्ट्रॉ में से जो कोल्ड ड्रिंक है वो हमें मतलब हमारे माउथ तक जा पाता है। बट इन केस ऑफ कैपिलरी एक्शन यहाँ पे कोई भी इस तरह का एक्सटर्नल फोर्स लगाने की कोई भी नीड नहीं होती। इसका जो थिन डायमीटर होता है इसके कारण, और जो वाटर में एडेसिव एंड कोएसिव फोर्सेस होते हैं इसके कारण क्या होता है, जो वाटर नीचे प्रेजेंट है वो इस कैपिलरी के ऊपर तक स्पेसिफिक हाइट तक ट्रैवल कर जाता है, ठीक है। सो ये सब हमारे प्रॉपर्टीज है वाटर की। अब इसके बाद हमें देखना है कि रूट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो बच्चों रूट का स्ट्रक्चर आपको काफी अच्छे से एक डायग्राम दी गई है इस तरह से बुक में। तो देखो ये वही वाली डायग्राम है। अगर आपको इसमें कुछ क्लैरिटी में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप डायरेक्टली बुक वाला डायग्राम भी रेफर कर सकते हो। चलो ठीक है। सो ये वाला एक मेजर पोर्शन है रूट का कि भाई रूट में कौन कौन से पोर्शंस होते हैं। सो यहाँ से ऊपर अगर आपने ऐसा कंसिडर किया कि इसके ऊपर एक पेड़ है, सो उसके नीचे वाला जो रूट होता है ये कैसा होता है। सो फर्स्ट वाला जो एक पोर्शन है यहाँ तक, इसे कहा जाता है द जोन ऑफ हेयर रूट या फिर रूट हेयर जोन, ठीक है। इस वाले जोन में, इस वाले पोर्शन में जो रूट के हेयर्स होते हैं ये काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी इस वाले पोर्शन का ये जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, जो ऊपर का है, जो डायरेक्टली सॉइल और प्लांट के कनेक्शन में आता है, इसे कहा जाता है मैचुरेशन जोन, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, मैचुरेशन जोन। चलो, और ये वाले जो नीचे छोटे छोटे आपको थ्रेड की तरह जो नाजुक से फिलामेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये है रूट हेयर, यानी हेयर ही होते हैं बट ये मतलब रूट ही होते हैं, बट इसका जो टेक्सचर होता है ये हेयर की तरह होता है। जैसे हमारे हेयर होते हैं कि थोड़े से डेलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं, पतले से होते हैं, सो उसी तरह से ये जो हमारे रूट्स है ये हेयर की तरह नाजुक होते हैं, दैट्स व्हाई इसे कहा जाता है रूट हेयर।
उसके बाद एक पोर्शन आता है जिसे कहा जाता है जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन में क्या होता है, यहाँ पे सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होती है ना, ये काफी फास्ट होती है और दैट्स वाई ये वाला रीजन हेल्प करता है कि रूट को वापस से या फिर कंटिन्यूअसली ग्रो कर सके नीचे नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली इलोंगेशन हो रहा है, यानी क्यों हो रहा है इलोंगेशन, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन काफी ज्यादा हो रहा है, सेल डिवीजन काफी ज्यादा हो रहा है, इसलिए यहाँ का जो पोर्शन ये वाला जो रूट है लंबा लंबा होते ही जा रहा है। चलो अब जो लास्ट वाला पोर्शन है बच्चों, इसे कहा जाता है इट इज द मेरिस्टेमेटिक रीजन। ठीक है, इस रीजन को मेरिस्टेमेटिक रीजन कहा जाता है और जो इसकी एंडिंग होती है इसे कहा जाता है रूट कैप। अभी जो कैप होती है हम कहाँ पे लगाते हैं, हमारे बॉडी के सर पे, यानी जो लास्ट वाला और डेडिकेटेड पोर्शन, डेलिकेट पोर्शन होता है काफी नाजुक सा, सो उसी तरह से ये वाला भी जो पोर्शन है ये थोड़ा डेलिकेट होता है, इसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे रूट कैप लगाई जाती है, मतलब होती है। ठीक है, और ये वाला जो रीजन है इसे कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक रीजन। अभी ये एक जनरल स्ट्रक्चर है रूट का। ठीक है, और अभी आगे हमें देखना है कि जो रूट हेयर है इधर वाला पोर्शन, अभी हमें जो स्टडी करना है प्लांट वाटर रिलेशन में, ये कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं हम कि भाई वाटर किस तरह से एब्जॉर्ब होने वाला है। सो एब्जॉर्प्शन का जो मेन काम है ये इधर का रीजन करता है, दैट्स वाई इस रीजन की हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी यहाँ पे स्टडी करनी है। अभी यहाँ पे कौन एक्टिव यूनिट है भाई जो एक्चुअल में पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो होता है हमारा रूट हेयर। सो चलो अब स्टडी करते हैं उस एक रूट हेयर की। सो उस एक रूट हेयर को अगर आपने अच्छे से स्टडी किया उसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखाई देने वाला है। ठीक है, अभी चलो भाई क्या ये रूट हेयर का स्ट्रक्चर, इससे अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, अभी ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये एक रूट हेयर दिखाया गया है, वहां से इसको उठा के इधर जूम कर दिया आपके लिए। चलो अभी यहाँ पे आपको जो छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी आपको बताने की कोई जरूरत नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल, यानी ये क्या करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। अभी यहाँ पे रूट हेयर के ऊपर होता है सेल मेम्ब्रेन, यानी उसके बाहर की एक परत, सेल वॉल उसके भी बाहर की एक परत, सॉरी सेल वॉल और उसके ऊपर वाला होता है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद में यहाँ पे कुछ एक लिक्विड या फिर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। एक एरिया जहां पे कुछ भी नहीं है जो एम्प्टी है, दैट इज वैक्यूअल। उसके बाद में रूट में कुछ एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है देखो यहाँ पे। ठीक है, सो ये एक रूट हेयर का स्ट्रक्चर है कि भाई रूट हेयर के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, वेरी गुड, काफी इजी है। आपको ये वाली डायग्राम में भी 2 और 3 मार्क्स के 2 मार्क्स जो होता है ना शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन, उसमें डायग्राम आ सकती है। ठीक है, सो इस डायग्राम को अच्छे से स्टडी कर लेना। चलो चलते हैं आगे। अभी चलो अब यहां तक देख लिया हमने, एक पॉइंट इसमें रह गया हमारा लास्ट वाले में, दैट इज वेलामेन। वेलामेन एक पॉइंट है, वेलामेन। अभी वेलामेन आपको आपके बुक में बोल्ड किया हुआ दिखने वाला है, यानी कि काफी डार्क अक्षरों में लिखा हुआ है। सो वेलामेन क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप का टिश्यू होता है, जो टिश्यू प्रेजेंट कहाँ होने वाला है, एपिफाइटिक प्लांट्स में। एपिफाइटिक प्लांट, अभी एपिफाइटिक प्लांट क्या होते हैं, जैसे जनरली हम जितने भी पेड़ पौधे हमारे आसपास देखते हैं वो क्या होते हैं, जमीन से जुड़े हुए होते हैं, यानी वो मिट्टी में डायरेक्टली आते हैं। बट कुछ ऐसे प्लांट है जो जमीन में नहीं आकर वो कहीं और आते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई बड़े बड़े लाइक बनियान ट्री या फिर पीपल का अगर पेड़ है बड़ा सा, सो उसके ऊपर भी कुछ प्लांट्स आते हैं, या फिर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो मिट्टी में नहीं आते या फिर जो हैंगिंग वाले होते हैं। सो इनके जो रूट्स होते हैं ना, ये डायरेक्टली वाटर जो है सॉइल से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, बट इन्हें वाटर तो चाहिए। सो ये टाइप के जो रूट्स होते हैं ना बच्चों, ये रूट्स क्या करते हैं, जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ना, वहां से उन्हें जो वाटर चाहिए उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो इस टाइप के जो प्लांट होते हैं जो डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में नहीं होते, उन्हें कहा जाता है एपिफाइटिक प्लांट। एपी का मतलब होता है ऊपर, अबो, यानी जो सॉइल से ऊपर है, सॉइल के पास नहीं है। सो ऐसे प्लांट जो डायरेक्टली मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं है, इन्हें कहा जाता है एपिफाइटिक प्लांट। और ये जो प्लांट होते हैं, इनके जो रूट्स होते हैं, उस रूट में वेलामेन नाम के एक स्पेसिफिक टिश्यू होते हैं, जिनका काम क्या है कि आसपास के एनवायरनमेंट में, यानी हवा में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, जो ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, उसे एब्जॉर्ब करना और उसे यूज करना। क्यों? क्योंकि उन्हें वाटर चाहिए ऑब्वियसली, उनके जो कुछ भी लाइफ की प्रोसेस है उसे कंप्लीट करने के लिए, स्पेशली हमारी जो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसीजर होती है वो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? एक काफी शॉर्ट एंड स्वीट पॉइंट था यहाँ तक का इंट्रोडक्टरी। ओके, अभी हम बढ़ते हैं आगे
आगे बढ़ के हमें देखना है कि वाटर तो प्रेजेंट है, बट कौन सा वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी होता है या फिर अवेलेबल होता है। सो बेसिकली हमारे पास 1 2 3 4 टाइप्स है वाटर के। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर एक लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन भी बन सकता है या फिर 4 मार्क्स वाला भी बन सकता है, ठीक है। सो इस वाले में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ वाटर, ठीक है। एक हो सकता है कि आपको ब्रीफ में क्वेश्चन आए अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ वाटर, या फिर एक हो सकता है कि किसी एक टाइप के वाटर के बारे में आपको शॉर्ट आंसर में पूछा जाए, ठीक है। सो समझ के लेना है बच्चों, काफी इजी है। अगर आप लोगों ने ये रट्टा मारा तो आप भूल जाओगे, बट अगर समझ के लिया ना तो आप कभी नहीं भूलने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पानी अलग अलग टाइप का होता है। पता था क्या अभी तक आपको? हमें तो एक ही पता होता है, जो पीने वाला पानी और एक समंदर वाला पानी, बट एक्चुअली 4 डिफरेंट टाइप के वाटर है जो कि अवेलेबल होते हैं या फिर जो कि अवेलेबल है इस नेचर में। इसमें से बस एक टाइप का वाटर है जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। तो चलो अब टाइप्स की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट वाला जो टाइप है ये है ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर, यहाँ पे वर्ड्स ही आपको समझ रहा है, ठीक है। ग्रेविटी का क्या मतलब होता है? टुवर्ड्स दी अर्थ, यानी जो मिट्टी तक या फिर जो अर्थ के टुवर्ड्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल वाटर एक ऐसा टाइप है वाटर का जो परकोलेट होता है। परकोलेट होता है यानी मिट्टी के अंदर अंदर जाता है और काफी डीप तक जाता है। इतने डीप तक कि जहां तक हमारे जो प्लांट होते हैं इनके रूट्स जा ही नहीं पाते। सो वहां पे अगर वाटर प्रेजेंट भी है तब भी ये वाटर कोई काम का है कि रूट्स के नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट्स वहां तक रीच ही नहीं हो पा रहे, पहुंच ही नहीं पा रहे। सो ग्रेविटेशनल वाटर यानी इस टाइप का वाटर होता है जो वाटर जमीन में काफी डीप तक जाता है। ग्रेविटी इस वर्ड से ही याद रखना, ग्रेविटी यानी एकदम नीचे जाने वाला, ठीक है। सो अब ये इतना नीचे है कि जहां तक रूट ही नहीं जाने वाले, इसका मतलब ये भी नॉट अवेलेबल है, ठीक है। ये हमारे प्लांट्स के लिए अवेलेबल है क्या? नहीं है। चलो अब जो सेकंड वाला है ये है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या करता है बच्चों? जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं ना, इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी इसके ऊपर एक परत चढ़ा लेता है। मिट्टी के दानों पर, मिट्टी के पार्टिकल्स पर एक परत चढ़ा लेता है और परत चढ़ने के कारण ये जो वाटर होता है ना, ये रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसकी जो भी एक्शन है बस मिट्टी की हद तक ही, मिट्टी के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब हो जाता है। अभी बच्चों यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, एब्जॉर्ब एंड एड्सॉर्ब में अगर एब्जॉर्ब है यानी अगर बी आ रहा है ना, इसका मतलब होता है चूसना, एब्जॉर्ब, ठीक है। जो स्पंज करता है वाटर के साथ, अगर स्पंज पानी में रख दे तो वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है वाटर को। एड्सॉर्ब का क्या मतलब होता है? कि ऊपर से कोटिंग लगाना, एक कवरिंग लगाना, ठीक है। सो एड्सॉर्ब, हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? ये मिट्टी के या फिर सॉइल के पार्टिकल्स के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाता है। यहाँ पे डी आता है, ठीक है, डी आता है, बी नहीं आता। एड्सॉर्ब यानी ऊपर एक परत चढ़ा लेता है और ये वाला जो वाटर है ये रूट्स के थ्रू ऊपर तक नहीं जा पाता, वहां पे रूट्स इसको नहीं पी पाते। क्यों? क्योंकि ये जो पानी है ये मिट्टी के साथ ही बंधा पड़ा है। चलो इसका भी पत्ता कट भाई, ये भी अवेलेबल नहीं है प्लांट के लिए। अभी जो तीसरा वाला है ये कंबाइन वाटर। कंबाइन, कंबाइन का मतलब होता है जुड़ा हुआ, मिला हुआ। सो कंबाइन में क्या होता है? कुछ केमिकल या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, कुछ मिनरल्स, ऑक्साइड्स, सिलिकेट्स, इस टाइप के कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल जो कि मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ कंबाइन वाटर मिक्स हो जाता है, ठीक है। उनके साथ मिक्स हो जाने के कारण ये वाला जो वाटर है ये भी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और ये भी इस तरह से अवेलेबल है क्या रूट्स के लिए या फिर प्लांट के लिए? नहीं। चलो ये तीसरे का भी पत्ता कट हो गया। अभी बात आती है हमारा मेन वाला टाइप, जो वाटर हमारे रूट से एब्जॉर्ब हो सकते हैं और प्लांट के यूज में आने वाले हैं। इसे कहा जाता है कैपिलरी वाटर। इस पूरे चैप्टर में आपको कैपिलरी बार बार आने वाला है। सो कैपिलरी वाटर ये इस टाइप का वाटर होता है जो कि प्लांट के लिए अवेलेबल है। मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अवेलेबल, सॉरी। सो जो कैपिलरी टाइप का वाटर होता है ये हमारे प्लांट की रूट्स के लिए अवेलेबल है फॉर एब्जॉर्प्शन। अभी कैपिलरी का क्या मतलब होता है? सो कैपिलरी वाटर का मतलब होता है ऐसा पानी जो हमारे सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चे, इनके बीच बीच में प्रेजेंट होता है। ना ये किसी पे एड्सॉर्ब है, ना इसे किसी ने बांध कर रखा है, ठीक है। ये अपने आप से
सॉइल के पार्टिकल्स के बीच बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच बीच में प्रेजेंट है। और ये क्यों होता है इस तरह से, ये यहाँ पे इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि वहां पे कैपिलरी एक्शन होती है। कैपिलरी एक्शन के कारण उतना एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर जो है ये रूट के अंदर, सॉरी ये जो है हमारे जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फंस जाता है। और यही वाला जो वाटर है जिसे कैपिलरी वाटर कहा जाता है, ये वाला वाटर यूज किया जाता है प्लांट से, और ये प्लांट्स इसे एब्जॉर्ब करने वाले हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद इसे यूज करने वाले हैं इनके लाइफ के प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, सो ये थे तीनों भी टाइप्स ऑफ वाटर। इसके ऊपर आपको बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है, सो इसे अच्छे से समझ के कर लो। ठीक है, इसमें कोई भी हार्ड पॉइंट नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे। अभी ये वापस से उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है थ्योरेटिकली। सो एक टर्म है जिसे कहा जाता है राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर का मतलब होता है एक माइक्रो यानी एक छोटा सा एनवायरनमेंट, एक छोटा सा वातावरण जो कि हमारे रूट्स के आसपास प्रेजेंट होता है, इसे कहा जाता है राइजोस्फीयर। राइजो, ये जो शब्द है ना बच्चों, राइजो, राइजो इस शब्द का मीनिंग होता है रूट्स, मूल, जड़। ठीक है, सो राइजोस्फीयर का क्या मतलब है, एक छोटा सा एनवायरनमेंट जो कि हमारे रूट के आसपास प्रेजेंट होता है, इसे कहा जाता है राइजोस्फीयर। और बाकी तो ये सब आपको मैंने अभी तक बता दिया एक्सप्लेन करके कि भाई वाटर के टाइप्स क्या होते हैं, अवेलेबल वाटर कौन सा है, जो वाटर अवेलेबल नहीं है वो कौन से और वो क्यों है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन है बच्चों कंबाइन वाला। कंबाइन वाटर क्यों एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक है कि कंबाइन वाटर में ऑलरेडी कुछ केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, और ये केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस, सो ये एबल नहीं होते कि वो जो सेल वॉल है हेयर रूट की, उसे क्रॉस करके हेयर रूट के अंदर जाए और फिर वहां से प्लांट में एब्जॉर्ब हो। ठीक है, सो इसके कारण जो हमारा कंबाइन वाला वाटर है ये भी यूज में नहीं आता। चलो अभी बढ़ते हैं आगे, जिसमें है हमारा पॉइंट दैट इज ओके। सो आगे बढ़ने से पहले हमारे पास कुछ मैकेनिज्म है हमें स्टडी करने हैं कि वाटर एक्चुअली किस तरह से एब्जॉर्ब होता है रूट में। सो उसके 3 मैकेनिज्म आपको आपके बुक में दिए हुए, दैट इज इम्बिबिशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, एक है आपका इम्बिबिशन, एक है आपका डिफ्यूजन, और जो लास्ट वाला है वो है ऑस्मोसिस। ठीक है, अभी ये वाले जो तीनों भी मैकेनिज्म है ये आपको समझ के लेने हैं, इसके ऊपर ऐसा कोई ऐसा डीप क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, बट आपको इसका जो कंसेप्ट है क्लियर करना है। अगर आपको आगे की जो थ्योरीज है वो पढ़ने है तो ठीक है, आगे जो थ्योरीज है उस थ्योरी के ऊपर एक हमारा ज्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बट उसके लिए जो बेस है वो ये 3 मैकेनिज्म है। सो वाटर जो है रूट में जाता जब है, ठीक है, अगर समझ लो कि ये रूट है और यहाँ पे कुछ हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स है, सो ये एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक कैसे ट्रैवल करते हैं या फिर रूट के अंदर किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये आपको देखना है यहाँ पे। ठीक है, सो इसके ये जो मैकेनिज्म्स है, इसके ये 3 मैकेनिज्म है। अभी ये मैकेनिज्म में क्या होता है बच्चों, इम्बिबिशन में सबसे पहले क्या होता है, जो रूट होता है ये स्वेल हो जाता है। ठीक है, वाटर के कारण ये स्वेल हो जाता है, और स्वेलिंग होने के कारण फिर यहाँ पे ये जो वाटर है इसको एब्जॉर्ब कर पाता है। ये सिंपल मैकेनिज्म है इम्बिबिशन में। अभी इसके अंदर आपको 2 टर्म्स दिए गए हैं जो कि है हमारा इम्बिबंट एंड इम्बिबेट। ठीक है, इम्बिबंट एंड इम्बिबेट। अभी बच्चों यहाँ पे जो बेट है इसका मतलब है कि ऐसा सब्सटेंस जो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर जो लिक्विड को एब्जॉर्ब कर रहा है। सो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा रूट। और इम्बिबंट, इम्बिबंट का क्या मीनिंग होने वाला है, जो सॉल्वेंट, ठीक है, या फिर जो लिक्विड है जो एक्चुअली एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर जो एक्चुअली चूसा जा रहा है, जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, सो ये 2 टर्म्स आपको बस इसमें इम्बिबिशन में पढ़ने हैं। ठीक है, इम्बिबिशन का क्या मीनिंग होता है, सिंपली कि यहाँ पे स्वेलिंग होता है। स्वेलिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाटर का जो अमाउंट है कुछ ज्यादा या फिर जो हाइड्रोफिलिक नेचर होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स बन जाते हैं। अब हाइड्रोफिलिक का मीनिंग क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर के साथ वाटर को लाइक करते हैं, वाटर को पसंद करते हैं। ठीक है, सो ऐसे कुछ जो हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे रूट्स तक पहुंचते हैं, और वहां पे रूट क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, यानी इसको वाटर पसंद है। सो ये क्या करता है, ये जो आसपास का वाटर और वाटर के जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इसे
अपने साथ जोड़ लेता है, अपने अंदर ले लेता है और स्वेल हो जाता है। ठीक है, ये स्वेलिंग होने के कारण जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है इसे कहा जाता है इम्बिबिशन। ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे जो है इम्बिबिशन, बस इतना ही आपको इम्बिबिशन में याद रखना है कि यहाँ पे जो मेन प्रोसीजर होती है स्वेलिंग के कारण होती है। ठीक है, उसके बाद में एक जो वर्ड है दैट इज डिफ्यूजन। अभी डिफ्यूजन क्या है? सो डिफ्यूजन बच्चों बेसिकली एक ट्रांसफर होता है जिसके अंदर जो हमारा लिक्विड है, यहाँ पे बेसिकली देखो बच्चों लिक्विड का ट्रांसफर होता है। ठीक है, हम थोड़ा कंपेरेटिव स्टडी करते हैं ताकि हमारा शॉर्ट में अच्छे से स्टडी हो जाए। सो जो डिफ्यूजन होता है इसमें लिक्विड का मूवमेंट होता है, और जो ऑस्मोसिस होता है ना बच्चों, इस ऑस्मोसिस में जो हमारा सोल्यूट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो सोल्यूट प्रेजेंट होता है ना उसका मूवमेंट होता है। अभी जो डिफ्यूजन है, सो डिफ्यूजन के लिए आपको एक सिंपल एग्जांपल याद रखना है, आपके पानी की टंकी। पानी की टंकी ऊपर से नीचे आती है, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। सो डिफ्यूजन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जो लिक्विड है, लिक्विड यानी जो हमारा सॉल्वेंट है ये मूव करता है। ठीक है, लिक्विड यानी कि हमारा जो सॉल्वेंट है ये मूव करता है, जो जनरली हमारा क्या होने वाला है, जो हमारा होने वाला है वाटर। ठीक है, चलो यहाँ पे हाई टू लो जो मूवमेंट होता है इसे कहा जाता है डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में क्या होता है, यहाँ पे इसका अपोजिट होता है, यहाँ पे होता है लो टू हाई। लो टू हाई होता है, बट यहाँ पे हमारा जो लिक्विड था या फिर जो सॉल्वेंट था ना बच्चों, लेट्स एग्जांपल लेते हैं हम इसका कि यहाँ पे हमने वाटर लिया, तो यहाँ पे बच्चों वाटर का मूवमेंट होने वाला है। वाटर का मूवमेंट कहाँ होने वाला है, डिफ्यूजन में। अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो कंसिडर करो आप कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर वाटर है और वाटर के साथ हमारा सॉल्ट है, नमक, सॉल्ट। ठीक है, नमक प्रेजेंट है। अगर हमने ऐसा कोई सॉल्यूशन कंसिडर किया, देन यहाँ पे अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है तो इसे कहते हैं डिफ्यूजन। और ये कैसा होने वाला है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी जहां पे ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट है वहां से जहां पे कम अमाउंट प्रेजेंट है वहां पे जाने वाला है। जैसे कि हमारी पानी की टंकी ऊपर होती है, जब हम नल ऑन करते हैं नल में पानी होता है क्या, नहीं होता, या फिर नल इधर से क्या कर लेता है, हमारा जो लेट्स कंसिडर कि हमने बकेट रखा है नीचे, बकेट में कोई कॉन्सेंट्रेशन है क्या, नहीं है, सो बकेट को फिल करता है अगर हमने नल ऑन किया तो। हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहा जा रहा है लो कॉन्सेंट्रेशन। सो इस वाले प्रोसीजर को कहा जाता है डिफ्यूजन। आपको बस कंसेप्ट याद रखने के लिए मैं बोल रही हूँ, हमारी जो पानी की टंकी वाला एग्जांपल है वो, अदरवाइज इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और जो ऑस्मोसिस होता है यहाँ पे लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होता है, बट यहाँ पे जो हमारा सॉलिड पार्टिकल है या फिर जो सोल्यूट प्रेजेंट है, जहाँ अगर हमने ये एग्जांपल कंसिडर किया वाटर और नमक वाला, तो यहाँ पे सिर्फ सॉल्ट मूव होने वाला है। वो भी कहाँ पे मूव होने वाला है, लो से हाई की तरफ। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक टर्म है जिसे कहा जाता है सेमी परमिएबल। अभी यहाँ पे कंसिडर कर लो कि यहाँ पे लो था और यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन था, यानी यहाँ पे नमक कम है और यहाँ पे नमक काफी ज्यादा है। सो यहाँ बीच में एक पार्टीशन प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है बच्चों, जैसे कि हम अगर हमने चाय बनाई तो हम चाय छानने के लिए एक छन्नी यूज करते हैं या फिर एक स्ट्रेनर यूज करते हैं। इसका क्या काम होता है, ये हमें जो चाय चाहिए इसे कप में सेंड कर देता है, भेज देता है। बट जो स्ट्रेनर होता है इसके ऊपर हमारा जो टी पाउडर बचा हुआ है, आपको टी पाउडर खाना पीना पसंद है क्या बच्चों, नहीं, हमें सिर्फ चाय चाहिए होती है। सो जिस तरह से हमारे छलनी का स्ट्रेनर या फिर जो लेयर लगी होती है जो क्या करती है, हमारे जो टी पाउडर होता है उसे ऊपर रखती है, ठीक है, और जो लिक्विड होता है इसको अलाउ करती है कि हाँ भाई तू कप में चला जा। सो इसी तरह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, ये अलाउ करता है एक स्पेसिफिक कह सकते हैं मुझसे सोल्यूट्स को कि हाँ तुम मुझसे पास हो सकते हो, और किसी किसी सोल्यूट को अलाउ नहीं करता। सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस वाले प्रोसीजर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि बीच में प्रेजेंट होने वाला है, और जो कुछ भी मूवमेंट होने वाली है ये इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होने वाली है, इसके आर पार से होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो हमारा सोल्यूट है ये मूव होने वाला है। ठीक है, तो ये सब था हमारा इन तीनों प्रोसीजर के बारे में। अभी जो डिफ्यूजन है
इस डिफ्यूजन के अंदर कुछ और आपको टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे कि डीपीडी, जिसका मतलब है या फिर जिसका फुल फॉर्म है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या फिर सक्शन प्रेशर। चलो मैं पहले ये सब मेस क्लियर कर देती हूँ। अगर आपको समझ रहा है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें बस 3 मैकेनिज्म है, इम्बिबिशन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। इसमें आपको बस कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि भाई ये दोनों इस तरह से अपोजिट क्यों है। ठीक है, यहाँ पे हम बोलते हैं कि हाई से लो जा रहा है और यहाँ पे बोलते हैं लो से हाई जा रहा है। तो यहाँ पे जो जा रहा है ना बच्चों, डिफ्यूजन में सॉल्वेंट जाता है यानी लिक्विड जाता है, और जो ऑस्मोसिस होता है इसमें सोल्यूट जाता है यानी नमक जा रहा है। अगर एग्जाम्पल हमने पानी और नमक वाले सॉल्यूशन का लिया तो ठीक है, इसको थोड़ा सा कोरिलेट करो और कुछ भी नहीं, काफी इजी पॉइंट है। चलो अब हम चलते हैं इसी हमारे डिफ्यूजन में कुछ आपको और टर्म्स दिए गए हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट में स्टडी कर लेते हैं। तो चलो बच्चों, अभी हमने देख लिया कि डिफ्यूजन कैसे होता है। अब जब डिफ्यूजन होता है यानी कि जब लिक्विड मॉलिक्यूल या फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहा है रूट से, सो इस एब्जॉर्प्शन के कारण कितने पार्टिकल एब्जॉर्ब हो रहे हैं या फिर कितने पार्टिकल डिफ्यूज हो रहे हैं। सो अगर पार्टिकल ज्यादा डिफ्यूज हो रहे हैं तो वहां पे प्रेशर ज्यादा बढ़ता है। इन सभी एक्शंस में प्रेशर बनने वाला है। सो जो प्रेशर डिफ्यूजन के कारण प्रोड्यूस होता है इसे कहा जाता है डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, इसे कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। अभी डिफ्यूजन प्रेशर को हम शॉर्ट में कहने वाले हैं डीपी। व्हाट्सएप वाला डीपी का ये नहीं है। सो इस वाले जो प्रेशर होता है, अब ये प्रेशर जो है डिफ्यूजन प्रेशर, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि कितने पार्टिकल्स डिफ्यूज हो रहे हैं। सिंपल कि कितने लोगों का डिफ्यूजन कर रहा है ये। अगर ज्यादा पार्टिकल हो रहे तो ये ज्यादा है, नहीं हो रहे तो नहीं है। ठीक है, अभी जो डिफ्यूजन प्रेशर है इसका नाम बदल दिया है और इसे कहा जाता है अभी सक्शन सॉरी गड़बड़ हो रही है हमसे। ठीक है, इसके बाद अब यहां तक समझ में आपको डिफ्यूजन प्रेशर यानी क्या है। डिफ्यूजन प्रेशर यानी बस कितना मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर कितना पार्टिकल डिफ्यूज हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि डिफ्यूजन प्रेशर क्या है। ठीक है, अभी जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है ये सभी सॉल्वेंट्स का सॉल्यूट्स का अलग अलग होता है। अगर डिफ्यूजन प्रेशर कैलकुलेट किया गया 2 चीजों का, कौन सी 2 चीजें? फर्स्ट सॉल्वेंट। अभी बच्चों देखो, ये जो सॉल्वेंट है ना ये प्योर सॉल्वेंट है। अगर हम वाटर को कंसीडर कर रहे हैं सॉल्वेंट, सो अगर प्योर वाटर है इसका डिफ्यूजन प्रेशर। सेकंड, इस सॉल्वेंट में हमने कोई सोल्यूट ऐड किया है। ठीक है, सॉल्वेंट में अगर हमने कोई सोल्यूट ऐड किया, लेट्स कंसीडर कि हमने इस पे नमक डाल दिया। एक लिए हमने प्योर वाटर, सेकंड में हमने नमक ऐड कर दिया। सो ये दोनों में जो डिफ्यूजन प्रेशर का जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, इन दोनों के डीपी का जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, इसका डीपी और इसका डीपी, इसको कंसीडर करो 1 इसको 2, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है इसे कहा जाता है डीपीडी। डीपीडी, डीपीडी का क्या मतलब है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, और इसी को ही कहा जाता है सक्शन प्रेशर। ठीक है, सक्शन प्रेशर। सक्शन का मतलब पता है ना बच्चों आपको, किसी चीज को चूसना। कितना प्रेशर है जो डिफ्यूजन करवा रहा है या फिर सक्शन करवा रहा है यानी चूस रहा है। ठीक है, सो इसे कहा जाता है डीपीडी या फिर सक्शन प्रेशर। एक अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो इसको हम बोल सकते हैं कि पानी पीने की प्यास, कि इसे कितना प्यास है, कितनी थर्स्ट है, पानी पीने की प्यास। अगर आप लोगों को मैंने 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक पिला दिया, ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों की इच्छा होने वाली कि अगर आपके सामने कोई और फेवरेट आपका कोल्ड ड्रिंक आ जाए, आप पी सकते हो कि नहीं पी सकते? ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा नहीं है, बट आप में प्यास ही नहीं बची, आप पी नहीं सकते, एक कैपेसिटी आपकी खत्म हो चुकी है। सो उसी तरह से सक्शन प्रेशर या फिर डीपीडी को सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि भाई पानी या फिर सॉल्वेंट या फिर कोई भी लिक्विड पीने की जो प्यास है इसे डीपीडी या फिर सक्शन प्रेशर कहा जाता है। अभी भाई ये जो टर्म है इसे कॉइन किया था बीएस मेयर नाम के एक साइंटिस्ट में इन 1938। काफी पुरानी बात है भाई ये तो, और आजकल इसे वाटर पोटेंशियल इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, यही जो डीपीडी है इसी को आजकल वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल। ठीक है, काफी इजी है बच्चों, इसके बारे में आपको आपके बुक में भी मिल जाएगा, या फिर इतना कुछ है नहीं इसमें। बस आपको ये जो मेन इसमें जो चीजें हैं जो अगर आप लिख रहे हो पेपर में, सो आपको इम्प्रेस करेगी आपके एग्जामिनर को कि भाई इसको मार्क्स दे दो, बच्चा होशियार है। मैं बस उतना पॉइंट ले रही हूँ।
बाकी का जो काफ़ी थ्योरेटिकल पार्ट है ये लेके टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं, ठीक है। सो यहाँ तक था इसमें, आई होप कि समझ में आया होगा, काफ़ी इजी पॉइंट है। अभी ये वाला जो डिफ्यूजन प्रेशर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ये इंपॉर्टेंट है कि वाटर को एब्जॉर्ब करे, गैसेस एक्सचेंज करे, ट्रांसपिरेशन, इन सब जो लाइव प्रोसेसेस होती है प्लांट की, इन सभी के लिए ये वाला जो प्रेशर होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अभी ऑस्मोसिस में भी आपको कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उसे भी हमें देखना है, तो चलो बढ़ते हैं उसकी तरफ। इन सब डिफ्यूजन वाले टर्म्स को कर लेते हैं इरेज, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको अगर इन टर्म्स में कोई कंफ्यूजन हो रहा है ना, सो इस वीडियो को रिपीट देख लेना बच्चों, काफ़ी इजी है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन वगैरह जैसा कोई बात है ये नहीं, इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। अभी ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस में आपको डिफरेंट टर्म्स दिए गए हैं। ऑस्मोसिस के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है बच्चों आपको, ठीक है। अभी जो सॉल्यूशंस बनने वाले हैं ऑस्मोसिस में, जो सॉल्यूशन स्टडी करने हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सॉल्यूशंस की कौन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस। सो एक है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो का मतलब होता है कम। सेकंड है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और जो लास्ट वाला ये है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये सब हम देख रहे हैं ऑस्मोसिस में, हम जो सॉल्यूशन स्टडी करते हैं उसके बारे में, ठीक है। काफी इजी है ये भी। अभी देखो बच्चों, हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है, लेस। चलो मैं मराठी हिंदी में लिख लेती हूं, कम। कम अगर हाइपर की बात करें तो हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। आइसो का मतलब होता है इक्वल, समान। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं ऑस्मोसिस से रिलेटेड है प्रेशर के साथ, ठीक है। सो अभी यहाँ पे अगर हमने एक कंपैरिजन के लिए हम यहाँ 2 सॉल्यूशंस लेते हैं, ठीक है। सो एक सॉल्यूशन है भाई हमारा सिंपल वाटर है जिसमें प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। सेकेंड वाला जो सॉल्यूशन है हमारा, इसमें हमारा वाटर भी है और इसके साथ हमने इसमें ऐड किया है सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट ऐड कर दिया। अभी ये 2 सॉल्यूशंस बन गए, ये है फर्स्ट और ये है सेकेंड, ओके। अभी देखो बच्चों, अगर हम हाइपोटोनिक की बात करें, हाइपोटोनिक का अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर ये 2 सॉल्यूशंस हम कंसिडर कर रहे हैं या फिर सो देखो बच्चों, हाइपोटोनिक में यानी कि अगर दूसरे सॉल्यूशन से इसका अंदर का जो प्रेशर है वो कम है, या फिर जो सोल्यूट है इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। सोल्यूट कौन है बच्चों यहाँ पे? सोल्यूट है हमारा सॉल्ट, सॉल्ट। सो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट कम है ये हो जाएगा यहाँ पे हाइपोटोनिक। क्यों? क्योंकि इसका प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों कम होने वाला है? क्योंकि इसमें सॉल्यूट है ही नहीं, सिंपल। सो ये वाला जो सॉल्यूशन है इसके कंपैरिजन में इसे हम कह सकते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। या फिर लेट्स कंसिडर, हम एक काम करते हैं, हम सॉल्ट ड्रॉ कर लेते हैं। रेड वाला सॉल्ट है हमारे पास, इसमें देखो भाई इतना सारा सॉल्ट है हमारा, और इसमें 1 2 3 4 5 इतना ही, यानी कि सॉल्ट इसमें ज्यादा है इसमें कम है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसके कंपैरिजन में अगर इसको कहा जाए तो इसको हम बोल सकते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ज्यादा है। ये हो गया हाइपरटोनिक, ये हो गया हाइपोटोनिक। अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है जिनमें हमारा जो सोल्यूट है ना, सॉल्ट, ये सेम है, ठीक है, सेम अमाउंट में प्रेजेंट है, सेम है भाई, इसमें भी उसमें भी सेम है, ये दोनों में सेम है। सो इसलिए ये दोनों जो सॉल्यूशंस है इन्हें हम कह सकते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इन दोनों में भी जो हमारा सोल्यूट है, जो नमक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है। दैट्स वाई ये दोनों सॉल्यूशन कहलाएंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इन दोनों को कंपेयर अगर करें सो ये है हाइपरटोनिक और ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल है। ओके, यहां तक समझ में आया? वेरी गुड। अभी चलते हैं हम आगे।
अब हमें नेक्स्ट में देखना है कि ऑस्मोसिस जो है इसके टाइप्स कौन से हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस इसके टाइप्स बच्चों दो होते हैं। ठीक है, एंडो एंड एक्सो। एंडो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस एंड एंडो के बाद आता है एक्सो, एक्सो ऑस्मोसिस। अब ये भी काफी सिंपल है बच्चों, जो बेसिक टर्म्स है ना हमारे ये सब प्रेशर्स के वगैरह, इन सब को आपको बस अच्छे से समझ के लेना है, क्योंकि हो सकता है कि इसके ऊपर आपको जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं ना 2-2 मार्क्स वाले, उसके अंदर पूछा जाए कि ऑस्मोसिस के टाइप्स कौन से होते हैं, या फिर ऑस्मोसिस के अंदर जो सोल्यूशन होते हैं उनके कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। काफी रेयर है, काफी कम चांसेस है इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आए इसके, क्योंकि अब तक तो जनरली इसके ऊपर कुछ फोकस हुआ नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं ऑस्मोसिस के टाइप्स। तो सिंपल है बच्चों, एंडो का मतलब क्या होता है, इन आना, एंट्री। सो इसमें होती है एंट्री और इसमें होता है एग्जिट। ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट। एक्सो एग्जिट, एंडो एंट्री। अभी यहां पे क्या होता है, अगर कोई एक हमने सिस्टम कंसीडर की, सो इसके अंदर सॉल्वेंट आ रहा है, सॉल्वेंट इसके अंदर आता है। ठीक है, और अगर एक्सो कंसीडर किया हमने कोई सिस्टम, तो इसके बाहर सॉल्वेंट जाता है। सिंपल है, बस इतना ही। ठीक है, अभी अगर किसी चीज के अंदर सॉल्वेंट आ रहा है, अभी आप लोग तो बोलने वाले अरे आपने तो बोला था कि ऑस्मोसिस में सोल्यूट मूव होता है। सो एक्चुअली ऑस्मोसिस जो है इसे यूज किया जाता है सोल्यूट के मूवमेंट की स्टडी के लिए। ठीक है, बट इसमें सॉल्वेंट भी मूव हो सकता है या फिर होता है। ठीक है, ओके। अभी देखो बच्चों, यहां पे ऑस्मोसिस दो टाइप्स, एंडो एक्सो, एंडो एंट्री, एक्सो एग्जिट। सिंपल है। एंडो में क्या हो रहा है बच्चों, एक सिस्टम के अंदर सॉल्वेंट आ रहा है, लिक्विड आ रहा है। अभी हम प्लांट के रूट के लिए स्टडी कर रहे हैं, सो यहाँ पे क्या होने वाला है, रूट के अंदर वाटर आने वाला है। बस इसी को एक माइंड में रखो। चलो अब एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। अगर आपके पास एक बलून है जो कि एम्प्टी, अगर आपने उसमें वाटर भर दिया, देन क्या होने वाला है, वो जो बलून है वो हेवी हो जाएगा, उसमें वाटर आने के कारण उसका साइज बढ़ जाएगा, वो फूल जाएगा, उसकी जो स्किन है वो टाइट हो जाएगी। ठीक है, सो सेम वैसे ही होता है एंडो ऑस्मोसिस में। अगर एंडो ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, कोई एक सेल है जिसके अंदर कुछ लिक्विड या फिर सॉल्वेंट आ गया, वो फूल गया है, फूक गया है, और अब क्या होने वाला है, इसके अंदर एक प्रेशर बनता है और जो सेल है ये फूल जाता है, और फूली हुई सेल को बोलते हैं यहाँ पे बच्चों टर्जिड। ठीक है, यहाँ पे टर्जिड कंडीशन आ जाती है। टर्जिड, टर्गिड, आपको क्या बोलना है बोलो, बस आपको स्पेलिंग याद रखनी है मेरे भाई, समझ गए। तो टर्गिड या फिर टर्जिड, इसमें क्या होता है, जो सेल है ना ये फूल जाती है, गोल गुब्बारा बन जाती है, और ऐसा होने के कारण क्या होता है बच्चों, टर्जिड प्रेशर प्रोड्यूस होता है, और इसके वॉल्स के ऊपर भी एक प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है। भाई वॉल्स के पास हमारा जो वाटर, इसके मॉलिक्यूल फाइट कर रहे हैं, और इसी कारण क्या होता है, इसके जो वॉल्स होते हैं ना, यहाँ वॉल पे भी एक प्रेशर बन जाता है। तो यहाँ पे एक टर्गिड सेल में दो प्रेशर बन रहे हैं बच्चों, एक जो कि है वॉल के ऊपर, सेकेंड वाला प्रेशर है जिसे कहा जाता है टर्जिड प्रेशर। अभी जो टर्जिड प्रेशर है ना बच्चों, टर्जिड प्रेशर और जो वॉल प्रेशर है ये इक्वल होते हैं, बस इनका जो साइन है, जो डायरेक्शन है, अपोजिट होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप कंसिडर करो कि आपके पास एक बलून है और उस बलून में आपने वाटर भर के उसको टाई करके रख दिया, बांध के रख दिया। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वॉल की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? कि हमें बाहर जाना है, हमें बाहर जाने दो। वॉल क्या कर रहा है, वॉल ट्राई कर रहा है कि इसके अंदर का जो पानी अंदर ही बना रहा है ये बाहर ना जाए, इसलिए वॉल अंदर के पानी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं। चलो, इस वाले प्रेशर में जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी होती है सेम होती है, बट इनका डायरेक्शन सेम होता है क्या, ये अपोजिट होता है, अपोजिट डायरेक्शन। टर्जिड वाला वॉल की तरफ चल रहा है, वॉल वाला टर्जिडिटी, यानी कि जो सॉल्वेंट है इसकी तरफ चल रहा है। दोनों भी प्रेशर एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं, बट यानी कि इनका डायरेक्शन अपोजिट है, ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे कि एक ही तरफ चल रहे नहीं, एक दूसरे की तरफ चल रहे, और इसे ही कहा जाता है अपोजिट वाला प्रेशर, जिनका अमाउंट या फिर जिनकी क्वांटिटी जो सेम होती है, बस इनका डायरेक्शन अलग होता है।
चलो यहाँ तक समझ में आया, थैंक यू। टर्जिड का मतलब समझ में आया, टर्जिड का मतलब है फूला हुआ मोटा भैंसा, बस समझ लो। चलो अभी चलते हैं एक्सो की तरफ। एक्सो यानी एग्जिट। एग्जिट में क्या होने वाला है कि भाई जो सेल के अंदर ऑलरेडी सॉल्वेंट प्रेजेंट है इसे चूस लिया जाने वाला है बाहर की तरफ, यानी कि इस सेल में जो कुछ भी प्रेजेंट था ये बाहर चला गया। और अभी देखो, अगर आपने उसी बलून को वापस से इमेजिन करो जिसमें हमने पानी भरा था, उसको आप लोगों ने पिन मार दिया और उसका पूरा पानी बाहर निकाल दिया। अभी वो सेल क्या, वो जो हमारा बलून है वो क्या हो गया, गल गया बेचारा। यानी कि वो एक सूखा हुआ बेजान सा चूसा हुआ आम की तरह, एक छिलके की तरह पड़ गया है। इसे कहा जाता है, या फिर इस कंडीशन को कहा जाता है फ्लैक्सिडिटी। फ्लैक्सिडिटी यानी काफी नाजुक, डेलिकेट, जिसमें कोई जान नहीं है, बेजान सा, फ्लैक्सिडिटी। एक्सोऑस्मोसिस में जो कंडीशन आती है इसे कहा जाता है फ्लैक्सिडिटी। फ्लैक्सिडिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो कुछ भी सॉल्वेंट प्रोड्यूस था वो बाहर आ गया। अभी सेल में कुछ भी नहीं बचा, सेल पूरा चूस लिया गया है। ये बेचारा अभी कंगाल हो गया, इसके पास कुछ भी नहीं बचा, और इस कंडीशन को कहा जाता है फ्लैक्सिडिटी। अभी बच्चों एक कॉमन सेंस की बात है, अगर सेल के अंदर कोई भी सॉल्वेंट नहीं है, उसमें जो कुछ मटेरियल था उसे चूस के बाहर ले लिया, अभी सेल के अंदर कुछ बचा के नहीं, सो यहाँ पे टर्जिडिटी या फिर टर्जिड प्रेशर होने वाला है क्या? होगा नहीं। सो फ्लैक्सिडिटी में टर्जिडिटी प्रेशर या फिर टीपी 0 होता है, यानी नहीं होता। अगर टीपी नहीं है यानी टर्जिडिटी प्रेशर ही नहीं है तो वॉल प्रेशर होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, जो टीपी इज इक्वल्स टू WP, यानी टर्जिडिटी प्रेशर या फिर टर्जिड प्रेशर हमेशा वॉल प्रेशर के इक्वल होता है, समान होता है, सिर्फ उनके डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन होता है। चलो अभी देखो, फ्लैक्सिडिटी जो है, फ्लैक्सिडिटी में टीपी 0 है, इसका मतलब WP यानी वॉल प्रेशर भी 0 है। यहाँ पे भाई फ्लैक्सिडिटी में कोई नीड ही नहीं प्रेशर लगाने की, क्योंकि सेल चूसा हुआ है, सेल के अंदर कुछ बचा ही नहीं है, किस पे प्रेशर लगाएगा भाई? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलो वेरी गुड। अभी हम आगे बढ़ने वाले जिसमें हमें स्टडी करना है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके अंदर आपको कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, सो इक्वेशंस को लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना, काफी सिंपल से कंसेप्ट में आपको समझाने वाली हूँ। बस 5 मिनट में आपको आगे वाला पेज समझने वाला है, जिसको मैं भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा पढ़ने के लिए। चलो चलते हैं आगे, मैं इरेज कर देती हूँ। चलो बच्चों, आपको कुछ याद आ रहा है? डीपीडी हमने देखा था, दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, DPD। डीपीडी हमने देखा था, यानी कि हमारी पानी पीने की प्यास कितनी है, ठीक है, हमारी यानी प्लांट्स की। अभी हम प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं सब कुछ। चलो अभी जो डीपीडी होता है, इसका एक सिंपल वाला इक्वेशन है बच्चों, ओपी और टीपी में जो डिफरेंस होता है ना, इसे कहा जाता है डीपीडी या फिर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, यानी कि हमारी पानी पीने की प्यास कितनी है। सो ये होती है ओपी माइनस टीपी। ओपी क्या होता है बच्चों? ये होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, और ये जो टीपी है हमारा, ये हमारा टर्गिड प्रेशर, ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? अभी ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस के कारण प्रोड्यूस हुआ है, और टीपी यानी टर्जिडिटी प्रेशर जो हमने देखा था कि अगर कोई सेल किसी लिक्विड को या फिर सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करता है, सो वहां पे अंदर कुछ प्रेशर प्रोड्यूस होता है। सेल टर्जिड होने के बाद जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है सिंपल, उसको बोलते हैं टर्जिड प्रेशर। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है इसे कहते हैं हमारी पानी पीने की प्यास या फिर डीपीडी, ठीक है। अगर देखो बच्चों, यहाँ पे इन दोनों का ही डिफरेंस क्यों लिया गया है? अभी टीपी का मतलब क्या है कि भाई जो सेल है हमारी ये कंप्लीट फुलफिल हो चुकी है, ओपी यानी उसके पहले वाला। सो इनिशियल और हमारा जो लास्ट वाला फेज है, इन दोनों के प्रेशर में क्या डिफरेंस है, इसको कहते हैं कि डीपीडी यानी पानी पीने की प्यास कितनी है। अगर आप लोगों को, आपके पास 1 गिलास पानी है, आप लोगों ने 1 गिलास पानी पी लिया, ठीक है, उसके बाद में आपके सामने और 3 गिलास रखे गए, उसमें से आप सिर्फ 2 ही गिलास पानी पी पाए, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है? यानी आपके पास 3 थे, उसमें से 1 ऑलरेडी आपके पास था, और आपने वापस से सिर्फ 2 ही पिए। समझ रहे हो आप? यानी कि आप टोटल कितने पी सकते हो? 3। यह है आपका डीपीडी, समझ रहे हो आप? और यहाँ पे जो ओपी था, ये था आपका 3 गिलास। टीपी क्या था? जो आपने 1 गिलास पी के बैठे थे ना आप, ये था आपका टीपी। इन दोनों का जो डिफरेंस है 2, वो क्या है? आपकी पानी पीने की प्यास यानी कैपेसिटी, कि आप कितना पानी पी सकते हो एक टाइम पे। समझ गए? इतना सिंपल है भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं करना, सिंपली समझते जाओ। चलो
अभी बच्चों एक बात आपको याद आ रही है, हमने जो लास्ट स्लाइड में देखा था कि जो हमारा टीपी होता है ये इक्वल होता है हमारे डब्ल्यूपी के, यानी कि वॉल प्रेशर और टर्जिड प्रेशर हमेशा सेम ही होता है, बस इनका डायरेक्शन डिफरेंस होता है या फिर अपोजिट डायरेक्शन होता है। सो टीपी इज इक्वल्स टू डब्ल्यूपी, पता है? ओके, वेरी गुड। अभी इसी को सिंपली आपको इस इक्वेशन में पुट करना है। ये आपको पूरा मैथमेटिक्स की तरह बोरिंग लग रहा होगा, मुझे भी बोर लगता है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझ के ले लो। डीपीडी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ओपी माइनस टीपी की जगह पे लिख दो डब्ल्यूपी। ओके, अभी बच्चों देखो यहां है ये डीपीडी। डीपीडी में आपने अभी हमें दो कंडीशंस पता है, टर्जिड कंडीशन, ठीक है, और एक सेकेंड वाली कंडीशन है जो है चूसी हुई, जिसे कहते हैं फ्लैक्सिडिटी। ये दो कंडीशन से बच्चों आपके सामने। अभी इसमें क्या होता है, इसमें सेल फूला हुआ है, इसमें क्या है, सेल चपटा है, सिकुड़ा हुआ है, मरा हुआ है, गला हुआ है। अभी यहाँ पे जो टीपी में, यहाँ पे टीपी और डब्ल्यूपी जो है बच्चों ये सेम सेम होता है, टीपी इज इक्वल्स टू डब्ल्यूपी। और जो फ्लैक्सिडिटी होती है ना बच्चों, यहाँ पे टीपी 0 होता है और डब्ल्यूपी भी 0 होता है। क्यों? क्योंकि भाई ये चूसा हुआ है, इसके अंदर कोई सॉल्वेंट ही नहीं है, इसमें भर भर के सॉल्वेंट प्रेजेंट है। अभी इन दोनों केसेस को अच्छे से समझ लो और इससे अब इधर चलना है आपको। क्या कर सकते हैं इस इक्वेशन में, अगर आपने इस वाली फर्स्ट कंडीशन टर्जिडिटी कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, तो बच्चों यहाँ पे टीपी और डब्ल्यूपी सेम है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ओपी माइनस टीपी की जगह डब्ल्यूपी की जगह पे लिख दो टीपी, या फिर टीपी की जगह पे लिख दो डब्ल्यूपी। दोनों को भी हम सेम कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहां पे क्या होता है बच्चों, जो ओपी होता है यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, ये हमारे टीपी के बराबर ही होता है, या फिर ये और डब्ल्यूपी ये दोनों जो है ना ये सेम ही होते हैं। ये तीनों भी भाई यहाँ पे सेम है, ओपी डब्ल्यूपी और टीपी, ये तीनों की वैल्यू यहाँ पे सेम होती है। इसीलिए यहां पे हम टीपी माइनस टीपी ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये दोनों को अगर माइनस कर दे तो यहाँ पे बचा 0, यानी कि अगर टर्जिड कंडीशन है तो यहाँ पे 0 है डीपीडी, यानी अगर सेल कंप्लीटली फूला हुआ है जिसमें ऑलरेडी काफी सारा सॉल्वेंट हमने भर दिया, देन इस टाइप में या फिर इस कंडीशन में क्या होता है, सेल की पानी पीने की प्यास कुछ रहने वाली है क्या? नहीं। आप लोग 4 ग्लास पानी पी सकते हो, आप लोगों ने 4 के 4 ग्लास गटक लिए, अभी आप और कुछ पी सकते हो क्या? नहीं पी सकते, यानी आपकी प्यास पूरी हो गई, यानी कि यहाँ पे आपका डीपीडी पूरा हो गया। सो अगर टर्जिड कंडीशन की बात की जाए, सो टर्जिड कंडीशन में डीपीडी 0 होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी खा पी के बैठा है, इसे और चाह नहीं है खाने की। हुश। चलो अभी इसकी दूसरी कंडीशन आती है फ्लैक्सिडिटी। फ्लैक्सिडिटी में क्या हो रहा है, फ्लैक्सिडिटी में क्या हो रहा है बच्चों, सेल के अंदर कोई जान है नहीं है, सो यहाँ पे टीपी और डब्ल्यूपी दोनों भी 0 है। सो यहाँ पे जो डीपीडी होता है ओपी माइनस डब्ल्यूपी है, यहाँ पे डब्ल्यूपी या फिर टीपी दोनों भी 0 आता है अगर हम फ्लैक्सिड कंडीशन की बात करें। सो यहाँ पे डीपीडी हो जाएगा इक्वल हमारा ओपी के, यानी कि भाई इसकी पानी पीने की प्यास कितनी है, जितना इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है उतनी ही इसकी पानी पीने की प्यास है। इसकी प्यास थोड़ी सी भी बुझी है क्या? नहीं, ये पूरी तरह से प्यासा बैठा हुआ है। सो अगर फ्लैक्सिडिटी कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ पे डीपीडी यानी कि ये इक्वल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के, जितना इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ये उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन करने वाला है। क्यों? क्योंकि ये भूखा है भाई, इसमें जितना मटेरियल था इसको चूस लिया गया है। सिंपल, समझ में आया यहाँ तक? काफी इजी पॉइंट है बच्चों। अभी हम जो आने वाला नेक्स्ट लेक्चर इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है ये क्या होता है, फिर वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। सो आज तक हमने जितना इस लेक्चर में कवर किया है उस लेक्चर को अच्छे से एक बार वापस से आप लोग रिवाइज कर लेना, बुक के थ्रू जाओ। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मिसिंग है उसके बारे में कमेंट करो, अच्छे से स्टडी करो। इस चैप्टर को आपको 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग स्टडी करना है, बट एक भी मार्क्स नहीं छूटना चाहिए अगर इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन बनता है तो। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।